कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं मंगला रामचंद्रन जी की लिखी कहानी स्पर्श। रुबल मुंह में उनका चश्मा दबाए आया और उनके पास पलंग पर रख दिया। सावित्री उसे देखती रही और रुबल भी उन्हें देखते हुए खड़ा रहा। रुबल की आंखों में हमेशा की तरह एक तरलताए मित्रता की झलक थी। उसे देखते देखते सावित्री की आंखों में एक सजल अपनेपन का भाव आया। लगा रुबल को निहारते हुए उनकी आंखें बरस पड़ेंगी, उसे थपथपाने की प्रबल इच्छा को बरबस रोक लेती हैं। वो तो पता नहीं कितना समझदार है कि सावित्री के मन के भावों को बिना स्पर्श के ही पढ़ लेता है। उनसे कुछ दूर जाकर बैठ जाता है, मानो कह रहा हो स्नेह जताने को स्पर्श आवश्यक नहीं है। उन्होंने सामने पलंग से चश्मा उठाया और अपनी साड़ी से साफ कर पहन लिया। नहाने के बाद प्रतिदिन कुछ देर रामायण गीता कोई पुराण जैसे देवग्रंथ पढ़ने का उनका नियम था। जवानी में दिन के 24 घंटे भी उन्हें कम लगते थे। किसी भी दिन सुबह उठकर ऐसा नहीं लगता था कि नींद पूरी हुई हो। शरीर अलसाता रहता और दिन में भी नींद लेने को मन करता रहता। वहीं अब बुढ़ापे में समय काटे नहीं कटता। नींद भी तो कमबख्त अब नहीं आती। 4 घंटे भी सो लेती तो खुश हो जाती। केवल नींद के लिए ही नहीं, वरन समय कट जाता इसलिए भी। तब से अब क्या केवल उनके जीवन में तब्दीली आई है। घर में और घर के सदस्यों में भी अंतर आया है और दिखता भी है। पर यह परिवर्तन सुखद और संतोष देने वाला फर्क है। जब वो बहू बनकर आई थी तो इस तरह 3 मंजिला मकान कहाँ था। घर की मान मर्यादा और अपने देवता तुल्य सास ससुर का सावित्री ने बहुत ख्याल रखा। सावित्री को पूरा पूरा विश्वास था कि आज जो कुछ भी उन्नति उसके पति और बेटे ने की है, उसके सास ससुर के आशीर्वाद से। तमिल की एक कहावत भी है जिसका अर्थ है कि पितरों और बुजुर्गों का पेट ठंडा रखो तो उनका मन प्रसन्न रहेगा। तब बुजुर्ग सदैव आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। उस समय कम उम्र की सावित्री की पेट ठंडा करने वाले कथन पर हंसी रोके नहीं रुकती थी। कुछ वर्षों बाद उसी सास ने एक दिन लाड जताते हुए सावित्री से कहा, बेटी तूने अन्नपूर्णा की तरह हमें स्वादिष्ट व्यंजनों का भक्षण कराया, जीव और पेट की ज्वाला को शांत किया, लक्ष्मी की तरह कलेजे को ठंडक पहुंचाई। कहते कहते अपना जड़ाऊ हार उसे पहना दिया और स्नेह से निहारने लगी। उसी दिन पेट ठंडा करने का मानो असली अर्थ उसे समझ आया। सावित्री को वह दृश्य ही अभी ज्यों का त्यों स्मरण हो ऐसा नहीं, वरन अपनी ममतामयी सास के कर कमलों के स्पर्श की सिहरन भी वो महसूस कर पाती है। अपने पति की ठिठोली भी याद है, क्या जादू मंत्र फूंक दिया माँ बाबूजी पर, तुम पर न्यौछावर हुए जा रहे हैं। उनके होठों पर खिंची स्नेह विगलत स्मित रेखा, क्या कभी वो भूल सकती है। सावित्री भी अपनी बहू जया से संतुष्ट और खुश है। जया जब से बहू बनकर इस घर में आई है, घर भरा पूरा खुशहाल ही रहा। 1 मंजिल मकान 3 मंजिल बन गया। घर जैसी बेजान संज्ञा उसके सदस्यों के स्वभाव व आपसी तालमेल से किस तरह क्रिया करने लगती है, अपनी सांसों से खुशबू बिखेरने लगती है, ये सावित्री से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। यश और जया ने कंप्यूटर के न जाने कौन कौन से कोर्स किए थे और उसका केंद्र आरंभ कर उसी में सांस लेते सोते जागते उनकी हर बात में अपना केंद्र और कंप्यूटर की ही माया होती। एक नई शब्दावली इंटरनेट और वेबसाइट भी जुड़ गया। खाने की मेज पर दोनों ही कभी कभी सावित्री को कुछ कुछ समझाते। सावित्री समझे या न समझे पर सुनती बड़े ध्यान से थी। वो इसी बात से खुश रहती कि इतनी देर बेटे बहू का साथ मिला। पोती रेणुका और पोता रवि भी उनसे बहुत हिले हुए थे। एक दूसरे की शिकायत करना हो तो दादाजी के पास जाते, वरना हर बात हर काम के लिए दादी के पास। दादाजी हंसते और सावित्री से कहते कि भाई उन्हें समझाओ, मैं कोई जज नहीं हूँ, केवल वकील हूँ, सिर्फ पैरवी कर सकता हूँ। मेरे मुकदमे के फैसले भी कोई और देता है। एक दिन रवि बोला, दादी अभय के यहाँ कुतिया बच्चे देने वाली है, अपने लिए एक प्रिजर्व करवा लिया। क्या करवा दिया? रवि अंग्रेजी के लंबे लंबे और कठिन शब्द कुछ अधिक ही बोलने लगा था। दादी इसलिए दोबारा बुलवा कर स्पेलिंग पूछा करती थी। प्रिजर्व नहीं मालूम आपको? आप लोग जैसे ट्रेन में सीट रिजर्व कराते हैं, मैंने एक पपी प्रिजर्व करा लिया। इतनी अच्छी ब्रीड है, मैंने कहने में देर कर दी तो कोई और ले जाएगा।
फिर मेरा दोस्त है तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। बड़ा आया दादी को रिजर्व का मतलब समझाने वाला। बड़ी बहन रेनू उसे हड़काते हुए बोली, दादी तो तुझसे स्पेलिंग पूछकर याद कराती हैं। फिर आवाज में कुछ नरमाई लाते हुए बोली, कौन सा ब्रीड है, पोमेरियन ना? पोमेरियन भी कोई डॉगी है? वो तो बस लड़कियों के साथ खेलने और गोद में उठाने के लिए होता है। अच्छा, तो फिर लड़कों के साथ खेलने वाला कुत्ता कौन सा है, जरा बताना तो जनाब। डॉबरमैन अल्सेशियन। और दो नामों से आगे नहीं जा पाया रवि। बस एक गोबरमैन डोबरमैन। रेनू खींचकर हंसी उड़ाने लगी, क्योंकि उसके जेहन में था प्यारा सा ऊन के गोले सा सफेद झक झबरा पामेरियन। इधर दादी को अलग चिंता ने घेर लिया। अपने बेटे बहू से तुरंत वार्तालाप को तरस रही थी। कठिनाई से मौका मिला भी तो इतना ही बोल पाई, ब्राह्मणों के घर में कहीं कुत्ता बिल्ली पाला जाता है? अभी से रवि को समझा दो, वरना बाद में रोएगा मचलेगा। दादी पोते का दिल टूटता देख नहीं सकती थी और घर में इन प्राणियों की रोक भी आवश्यक मानती थी। पर उनका वाक्य पूरा होते न होते तीन तरफ से तो एक अलग ही नकारात्मक प्रक्रिया हुई। बेटा बहू और उनके पति एक स्वर में ही बोले, ये क्या ब्राह्मण वामन का चक्कर पाल लिया? कुत्ता पालने से इसका क्या संबंध? रेनू हालांकि 8-9 वर्ष की ही थी, पर चूंकि वो भी बोली, आप ही तो बताती थीं कि बड़े नाना जी के खेत में 4-4 कुत्ते रखवाली करते थे, और वो तो खेत में रहते थे, वहीं खाते पीते वहीं रहते, घर थोड़ी आते थे। रवि अपनी बात मनवाने को दादी से इसी तरह लाड लड़ता है, ये जो अपना रुबा लाएगा वो भी तो घर की रखवाली करेगा, फिर मेरे साथ खेलने को भी तो कोई चाहिए। अपनी दादी को छेड़ते हुए नन्हा रवि बोल पड़ा, हाँ बेटा, घर में इंसानों की कमी हो गई है ना, जो जानवरों के साथ खेलोगे। बहू बेटे की बात पर हंसते हुए बोली। उसकी आवाज की खीज हंसी में दब गई। और नहीं तो क्या, अब तो तेरा डॉगी ही आकर तेरे साथ कैरम और लूडो सब खेलेगा। दीदी और दादी की जरूरत क्या है? दादी रूठे हुए अंदाज में इस तरह बोली मानो इसकी प्रतिक्रिया में रवि का घर में कुत्ता लाने का प्लान स्थगित हो जाएगा। सावित्री, तुम इस तरह मुझसे तो कभी नहीं रूठी, विवाह के प्रथम सोपान में भी नहीं। पोते के साथ रूठा रूठी कर रही हो, उनके पति ने छेड़ते हुए कहा। ऐसे मौके पर बेटा कहाँ पीछे रहने वाला था। हंसते हुए पूछा, माँ, सही में कभी बाबूजी से आप रूठी नहीं? बेचारे बाबूजी की मनाने की इच्छा कभी पूर्ण ही नहीं हुई। फिर शरारत से अपने पिता को देखकर, बाबूजी, देखिए माँ का चेहरा कैसा लाल हो रहा है, पता नहीं गुस्से से या शर्म से, जो भी हो, आज आपकी ये विलंबित इच्छा पूर्ण हो सकती है। बाप बेटे तो हंस रहे थे और सावित्री खिसियाई सी कुछ लजाती हुई तय नहीं कर पा रही थी कि मैदान में डटी रहे या हट जाए। सदा की तरह जया ने ही उन्हें बचाया। बेकार ही माँ के पीछे पड़ जाते हैं, वो कुछ गलत थोड़े ही बोल रही हैं। घर में कुत्ते की आवश्यकता है भी, चारों तरफ गंदा करता फिरेगा और उसके 50 काम और करने पड़ेंगे। अपने बच्चे को तो अच्छे से पाल लें, कुछ काम न धाम बैठे बिठाए मुसीबत सिर लो। आप अभी से रवि को समझा दीजिए, इस घर में कुत्ता नहीं रख सकते। जया को इस नए बढ़े हुए काम की अपने सिराने की फिक्र थी। रुबल के भाग्य में तो इस घर में आना लिखा था, तो भला वो और कहीं कैसे रहता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए रवि अपने दोनों हथेलियों के बीच एक भूरा पिल्ला दबोचे हुए आया। मम्मी देखो। उसकी आवाज में ऐसी उत्तेजना भरी खुशी जया ने कभी महसूस नहीं की, सो तुरंत दौड़ते हुए देखने आई कि क्या बात है। अब वो भूरे रंग का गदबदा सा निरीह प्राणी रवि के बाईं बाह से पेट के साथ सटा हुआ था। जया ने उसकी पीठ पर से बस्ता उतारा और इसी बीच उस प्राणी को अपने से अलग करना आवश्यक हो गया। तभी सावित्री भी वहां आई और उनका पैर उस पर पड़ गया। वो इस तरह बिदक कर कूदी और वह नन्हा पिल्ला काय काय करता कहीं दुबकने की कोशिश करने लगा। शोर और हंसी का दौर थमा और स्थिति कुछ साफ हुई तो रवि दादी पर गुस्सा कर रहा था कि रुबल को मार ही डाला था। दादी आग बबूला हो रही थी कि वो कुत्ते का पिल्ला उसके पैर के नीचे क्यों आया। दादाजी और रेनू मजे से तमाशा देख रहे थे। जया एक तरफ तो अपने लाडले के चेहरे की चमक को बुझने नहीं देना चाहती थी, दूसरी तरफ काम बढ़ जाने और अस्त व्यस्त हो जाने की आशंका से परेशान हो रही थी। तो पिल्ला तो इस स्वागत से घबरा गया और उसकी सूसू निकल गई। तुमने नाहक बेचारे बच्चे को डरा दिया, देखो गीला कर दिया। दादाजी सावित्री को छेड़ रहे थे। सावित्री गुस्से के मारे तमतमा रही थी। उस पर उस पिल्ले को इस तरह बच्चा कहना मानो घर के अन्य बच्चों की तरह हो, उनके गुस्से को और भड़का गया। जया भुनभुना रही थी, इसकी गंदगी कौन साफ करेगा, मुझसे तो नहीं होगा। अपने बच्चों का बहुत किया,
कहते कहते बेचारी साफ भी करती जा रही थी। यश ने घर में घुसते ही वहां की परिस्थिति को भांप लिया। घर के सारे सदस्य क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठाक भले ही नहीं दिया जा सकता हो, पर सारे के सारे व्यस्त थे। एक नन्हे प्राणी ने उस घर में खलबली मचाई कि अनायास घर का नक्शा, लोगों का स्वभाव और न जाने क्या क्या बदल गया। रवि प्रायः अपने आप जागने लगा, क्योंकि रुबल को पॉटी कराने ले जाना होता। रेनू कुछ दिन तो झबरे पॉमेरियन के ना आने से निराश थी, पर बाद में रुबल से ऐसी दोस्ती हुई कि जरा देर नजर न आए तो ढूंढने लगती। रुबल को तो सावित्री से ही सबसे अधिक प्रेम था। शायद वो दादी के कमरे में या कमरे के बाहर बिछे पांव पोष पर गीला करता, मानो वो इसी मकसद से वहां रखे हों। बेचारी दादी पांव धोकर आती और उस पर पांव रखते ही बिदकती, गुस्से में चिल्लाती, लोग तो अच्छे अच्छे शौक पालते हैं और एक हमारे राजकुमार है, जानवर पालना भी कोई शौक है? बच्चा तो बच्चा है, इन बड़ों की अक्ल को न जाने क्या हो गया है। सारे दिन सावित्री भन्नाई रहती। कभी वो दूध से मुंह न लगा दे, कभी किसी खाने की वस्तु को खराब न कर दे। इस तरह से उनके मन का चैन ही छिन गया था। न नहाकर वो चैन से पूजा कर पाती, न पहले की तरह कोई किताब पढ़ पाती। सावित्री की आदत थी कि पुस्तकें पढ़ते पढ़ते सो जाती और अक्सर ही हाथ की किताब जमीन पर नीचे गिर जाती। उनके इस तरह बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाने के लिए सब उनका मजाक उड़ाते या शरारत करते। रुबल के लिए तो सुनहरा अवसर था। किताब की चिंदी चिंदी कर वो आनंद मग्न उसके बीच खेलता। पहली मर्तबा ऐसा होने पर तो वो 2 पल को भय से सहम गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों तरफ से उनकी कुर्सी किताबों के सफ़े से घिरी थी। चौथी तरफ कुर्सी दीवार से टिकी थी। थोड़ी दूर पर रुबल खुशी से इनके बीच लिधड़ते दिखा। तब कहीं बात समझ आई। जब सावित्री का भय दूर हुआ और सांस थमी, तो गुस्से के अतिरेक में चीख पड़ी, चल हट नालायक, सारा सत्यानाश कर दिया। न जाने कहाँ से आ गया। अरे पिछले जन्म की कोई दुश्मनी थी क्या? उन्हें आसपास वार करने लायक कुछ न मिला। अपने चश्मे के केस को ही उस पर तान कर मारा। रुबल तो उससे पहले ही तेजी से नीचे की ओर भाग गया। सावित्री को अपना वार खाली जाने का बहुत दुख हुआ। तभी जया कंप्यूटर सेंटर से लौटकर आई। रुबल का सीढ़ियां उतरकर नीचे भागना और ऊपर का दृश्य देख अंदाजा तो लग गया कि मामला क्या हो सकता है। चाह कर भी जया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसकी हंसी से सावित्री का गुस्सा बढ़ेगा, इसकी पूरी पूरी उम्मीद थी, पर हालात ही ऐसे थे। घर के सारे सदस्य रुबल के इतने आदी हो गए थे कि उसे घर का सदस्य ही मानने लगे थे। रवि और रेणु बड़े होते गए, पर रुबल उन सबसे अधिक तेजी से बड़ा हुआ। केवल बड़ा ही नहीं, समझदार भी। खुद बाहर जाकर अपना काम निपटा कर आता। उसे बांध कर भी नहीं रखना पड़ता था, क्योंकि वो जानता था और समझता था कि किस आगंतुक को भगाना है और किसका स्वागत करना है। रवि, रेणु, यश और जया के घर आते ही जिस तरह इनके आसपास नाचता फिरता, उसे देख कोई भी उसे लाड करने लगे। जब ये लोग घर पर नहीं होते तो दादाजी के आराम कुर्सी के पास खड़े या बैठे हुए ऐसा दिखाता मानो सुरक्षाकर्मी हो। था भी कद्दावर ऊंचा, पूरा असली अल्सेशियन। उसके पैने दांत देखकर तो लोगों को घबराहट होने लगती थी। सावित्री को अपने पति को चिढ़ाने का एक अवसर कम से कम मिल गया। वो कहती, लगता है कोई फिल्मी डॉन अपने पालतू शेर के साथ बैठा हो। चेले चपाटे एक एक कर आएंगे, अपने कारनामे बताएंगे। जिसने आपका काम पूरा न किया उस पर हमला करने का हुक्म शेर को दिया जाएगा। चिढ़ा लो, तुम क्या जानो बुढ़ापे में इससे कितनी राहत मिल रही है। रुबल न हो तो कोई हम दोनों को मारकर घर लूट लेगा। कहते कहते दादाजी रुबल की पीठ गर्व से थपथपाते। रुबल के हाव भाव से कोई अनजान व्यक्ति भी बता सकता था कि वो दादाजी के अंतर्मन को बहुत अच्छे से जानता है। सावित्री भी परिस्थितियों को समझती थी और रुबल के महत्व को भी स्वीकारती थी। एक बार इसी रुबल नाम को और रूस की मुद्रा रुबल से समानता कर हंसी उड़ाना भी उसे याद है। इस रुबल की कीमत तो हर नए सूर्योदय के साथ बढ़ती ही गई। मन से तो सावित्री भी उसे बहुत मानती थी, बस स्पर्श करने से कतराती थी। रुबल भी तो उनके मन की बात को समझता है और मानता है कि स्नेह में स्पर्श ही सब कुछ नहीं है। तभी तो सावित्री से तनिक दूर दूर रहता, पर उसकी सेवा में एकदम तत्पर। रवि के घर छोड़कर हॉस्टल जाने पर रेणु के विवाह के बाद विदा कर वो जिस तरह उदासी ओढ़े रहा, उससे सावित्री का भरा मन छलक पड़ा। अपने पति की मृत्यु पर उनके निस्पंद देह के पास रात भर बैठा जिस तरह आंसू बहाता रहा, उससे तो सावित्री को अपने आप पर लज्जा आई।
उसे अपने उत्तम या अच्छी पत्नी होने पर शंका हो सकती है, पर रुबल के स्वामी भक्त विश्वासी आत्मा होने पर नहीं। रुबल को घर के सदस्य कुत्ता मानते भी नहीं थे और उस तरह संबोधन भी नहीं करते थे। उन सब की तरह घर का एक सदस्य माना जाता था और उसी तरह रहता था। अगले दिन जब दादाजी के शव को शमशान ले जाने लगे तो सिर झुकाए रुबल भी यश के साथ साथ था। यश का मन भराया, लगा पिछले जन्म का भाई हो। जब यश ने रोती हुई सावित्री को दिलासा देने को अपने कंधे से थामा तो रुबल खड़ा देख रहा था। पहली बार सावित्री रुबल को सहलाने या हाथ लगाने की पहल कर रही थी, वो भी अनायास। पर ये क्या, रुबल पीछे हट गया। उनके स्पर्श की परिधि से परे और सदा की तरह दूर से दिलासा देता रहा। जया और यश अपने केंद्र के कार्य में गले गले तक डूबे हुए थे। रवि अपनी पढ़ाई और रेनू ससुराल में। सावित्री अपने पति की मृत्यु के बाद एकदम अकेली हो गई थी। तब उन्हें रुबल की उपस्थिति कितनी पुरसुकून लगी, ये तो बता नहीं सकती। वास्तव में बताने से अधिक महसूस करने का जज्बा था वो। अब सावित्री रुबल को अपने पास अपने साथ बिठाकर सहलाना चाहती थी, अपनापन जताना चाहती थी, पर रुबल उनकी पहुंच से दूर दूर रहने का अभ्यस्त हो चुका था। अब तक गठिया ने हाथ पैरों के जोड़ों को ऐसा जकड़ दिया था कि वो चाह कर भी एकदम उठ बैठ नहीं पाती। एक बार स्टूल पर रखी पानी की बोतल निकालने को वो पलंग से हाथ लंबे कर पहुंचने की कोशिश करती रही। तब तक रुबल ने स्टूल धीरे धीरे इस तरह खिसकाया कि बोतल गिरे भी ना और हाथ भी पहुंच जाए। उसकी बुद्धि, उसकी इंसानियत को देख उसने अपने से चिपटाने का मन किया, पर रुबल छिटक कर दूर हो गया। सावित्री रोने रोने को हो गई। क्या रुबल उन्हें कभी स्पर्श नहीं करने देगा? उस दुखी अवस्था में भी उन्हें कहीं पढ़ा या सुना वाक्य याद आया और एक उदास हंसी चेहरे पर फैल गई। मेरे जीते जी तुम कभी मुझे छू नहीं सकते। दिमाग में खटका सा हुआ। रवि ने क्या कहा था, इस नस्ल के कुत्तों की आयु कितनी होती है? उस समय रवि उत्साह में उसकी आदतों के बारे में और न जाने क्या क्या बताया करता था। तब तो वो रुबल या किसी भी कुत्ते के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी। अब जब अकेलापन उनको काटने दौड़ता है तो स्वार्थ उन्हें रुबल के करीब ला रहा है। नहीं नहीं, इतनी भी मतलबी नहीं। वास्तव में रुबल को मन से तो कब से मानती थी, उससे स्नेह भी करती थी। यह आवश्यक थोड़े ही है कि स्पर्श से लाड प्यार और स्नेह का इजहार किया जाए। रुबल स्वयं भी तो दूर ही दूर से उनको जिस तरह देखता है, उनकी जिस तरह परवाह करता है, क्या वो इस बात की पुष्टि नहीं करता कि रुबल भी सावित्री के प्रति स्नेह और आदर से परिपूर्ण है? सावित्री के मन में उक्त तर्क चलते रहते, मानो उसके अपराध बोध को कम करते हों। सावित्री को लगने लगा था कि घर में दो ही इंसान हैं, रुबल और वो खुद। बाकी सारे तो मशीन है, मशीन। इसलिए रुबल की असली जात और उस जात की पहचान और गुण आदि भुला बैठे हैं। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें रुबल से पहले उठा ले। रुबल का बिछो हुआ सहन नहीं कर पाएंगी। कुछ देर बाद दूसरा ख्याल उनके जेहन में टकराया कि अगर रुबल की मौत उनसे पहले होती है तो कम से कम उसके बेजान शरीर का ही सही स्पर्श कर पाएंगी। अपने आप को लताड़ने लगी कि ऊटपटांग विचार उनके मन में उठी क्यों रहे हैं, पर विचारों को भला आज तक कोई रोक सका है या खत्म कर सका है? वो भी बाढ़ की तरह आते और तूफान की तरह जाते हैं। अनायास सावित्री को एक चुहल सूझी। 2-4 मिनट कुछ सोच विचार कर आखिर उन्होंने अपने चुहल भरी सोच को अंजाम दे ही दिया। पलंग से वो इस तरह लुढ़क कर जमीन पर गिरी मानो बहुत तकलीफ में हो। गिरकर उठ नहीं पा रही थी, दर्द से कराह रही थी और फक से आती हंसी को रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। कुछ पल तो रुबल खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहा और पलटकर कहीं गायब हो गया। सावित्री कुछ असमंजस, कुछ निराशा भरी उदासी में पड़ी पड़ी अपनी आगे की चाल को सोचने लगी। तभी रुबल आता दिखा, मुंह में दादाजी की तराशी हुई वजनदार आवनूसी लकड़ी की छड़ी दबाए हुए। छड़ी को सावित्री के एकदम करीब रखकर तनिक दूर जा खड़ा हुआ, उसी तरह मुस्तैद सजग प्रहरी की भांति। अभी आप सुन रहे थे मंगला रामचंद्रन जी की लिखी कहानी स्पर्श।